गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले ही हमने संधारित्र के संयोजन के बारे में बात कर रखी है, तो आज के क्लास में हम प्रतिरोध के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। इससे पहले वाले चैप्टर पे हमने ये बात कर रखी है कि संधारित्र का संयोजन कैसे होगा। तो संधारित्र के संयोजन में हमने ये देखा था कि हम संधारित्र को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला जो संयोजन है वह श्रेणी क्रम संयोजन है और दूसरा जो संयोजन है वह समांतर क्रम संयोजन है। तो यहाँ पर प्रतिरोधों के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं कि प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं एवं समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम की। तो यदि आप प्रतिरोधों को क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने में एक के बाद एक प्रतिरोध आपस में क्या किए जाएंगे, जोड़े जाएंगे। और श्रेणी क्रम में जो भी आपके पास धारा होगी वह धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। वहां पर यदि आप संधारित्र की बात करें तो संधारित्र में आपको यह ध्यान देना था कि श्रेणी क्रम में आवेश जो रहेगा वो समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में यह ध्यान देना है कि जो धारा रहेगी वह धारा जो है वह समान रहेगी। तो यदि हम इसे R1 माने, इसे हम, तो इसके कारण विभवांतर होगा वह V1 हो जाएगा। यदि हम दूसरे प्रतिरोध को R2 माने तो विभवांतर V2 होगा और R3 माने तो विभवांतर V3 होगा। तो जो कुल विभवांतर आ रहा है वह आ रहा है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और यदि आप यहाँ पे V को लिखें IR तो यह क्या आ जाएगा, I गुने R1 प्लस I गुने R2 प्लस I गुने R3। यदि आप यहाँ से I को कॉमन निकाल लें तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट, जो तुल्य प्रतिरोध आया वह R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम तुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। ये आपका तुल्य प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, तो यदि श्रेणी क्रम में चीजों को जोड़ा जाए, प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हर प्रतिरोध का क्या होता है, हर प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध हमेशा ही जो हमारे एकांक प्रतिरोध है, जो सिंगल प्रतिरोध है, उनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यह बात हो गई हमारे श्रेणी क्रम संयोजन की। इसी तरीके से यदि आप बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में आपके पास क्या होगा, हर प्रतिरोध का एक छोर या पॉजिटिव छोर प्रतिरोध के पॉजिटिव छोर से ही जोड़ा जाएगा और नेगेटिव छोर से ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो विभवांतर होगा वह विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यदि यहाँ पे विभवांतर समान है तो इसका भी विभवांतर V, इसका भी विभवांतर V और इसका भी विभवांतर V। गौर देने वाली बात यह है यहाँ पर कि जब हमने संधारित्र को भी संयोजन किया था समांतर क्रम में, तो यदि विभवांतर समान है तो आप मान लें कि यहाँ पे धारा I1 जा रही है, यहाँ पे धारा I2 जा रही है और यहाँ पे धारा I3 जा रही है, और यहाँ जो प्रतिरोध है वह R1, R2, R3 है। तो आप जब बात करेंगे तो I बराबर जो होगा वह क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से कोई धारा I आ रही होगी, वही धारा क्या हो गई है, तीन हिस्सों में बटी है, I1, I2 और I3 में। तो I जो है वो I1, I2, I3 के योग के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 बाई V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्योंकि हमने ओम्स का नियम पढ़ रखा है, तो ओम्स के नियम में हमने यही पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। यदि आप I का मान निकालें तो I बराबर V बटे R होगा। इसी सूत्र का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब यदि यहाँ पर V हम इस तरफ से कॉमन निकाल लें तो यह V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन निकालने के बाद यह 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से V क्या हो जाएगा,
कैंसल हो जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यह बिल्कुल उल्टा होता है जैसा संधारित्र में होता था। संधारित्र में तुल्य धारिता जो श्रेणी क्रम के लिए होती थी, वो यहां पर तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोध का हमने क्या कर लिया, प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रतिरोध के बारे में कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। यदि हम प्रतिरोध की बात करें तो जो प्रैक्टिकल प्रतिरोध है, प्रैक्टिकल प्रतिरोध कहने का मतलब कि आप कभी चले गए दुकान में, बाजार में, और आपने बोला कि हमें रेजिस्टेंस खरीदना है। तो जब भी आप रेजिस्टेंस खरीदने जाएंगे तो रेजिस्टेंस आपको कुछ ऐसा मिलेगा। यह एक तार होगी और यहाँ पे एक बेलनाकार, हालांकि मैंने स्क्वायर बना दिया, आप इसे बेलनाकार बना लें। यहां पर एक क्या होगा, एक ऐसा बेलनाकार, ये एक तार होगी, यहां पर एक ऐसा पट्टी सी होगी और यहां पर यहां पर आपको 4 लकीरें होंगी। ये 1 2 3 और 4। यह जो 4 लकीरें होंगी, इन 4 लकीरों का क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, अलग अलग रंग होगा। और ये जो हम रेजिस्टर खरीदेंगे इसे हम कार्बन कलर रेजिस्टर बोलेंगे। कार्बन कलर रेजिस्टर, कार्बन कलर रेजिस्टर मतलब इसमें जो कलर लगाए गए हैं, यह जो 4 पट्टियां लगाई गई हैं, इन 4 पट्टियों की कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ ना कुछ कलर होती है। और उस कलर को देख करके हम क्या कर सकते हैं, उस कलर को देख करके हम क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं कि यह जो प्रतिरोध है उसका मान कितना है, यह प्रतिरोध का मान कितना है। तो जब भी हम क्या करते हैं, जब हम इन 1 2 3 4 पट्टियों की बात करते हैं, तो पहली और दूसरी पट्टी जो है वह अंक बतलाती है। कभी भी पहली, और अभी हम देखेंगे कि अंक बतलाने का क्या मतलब है। तो पहली और दूसरी पट्टी जो है वह अंक बतलाती है। तीसरी जो पट्टी है वह गुणांक बतलाती है। वह क्या बतलाती है, वह गुणांक बतलाती है। और चौथी जो पट्टी है वह क्या बतलाएगी, चौथी पट्टी जो है वह सहनशीलता बतलाती है। सहनशीलता, या फिर आप त्रुटि भी बोल सकते हैं इसे कभी कभी। तो यह सहनशीलता या त्रुटि बतलाती है। तो यह जो 4 पट्टियां लगी हुई हैं, यह क्या होंगी, यह अलग अलग रंगों की होंगी, जिसमें पहला और दूसरा रंग जो होगा वह हमेशा क्या बतलाएगा, अंक बतलाएगा। तीसरा जो है वह गुणांक बतलाएगा और चौथा जो है वह क्या बतलाएगा, सहनशीलता बतलाएगा। तो देखते हैं कि यदि यह कार्बन रेजिस्टर है तो इस कार्बन रेजिस्टर में हमारे पास कितने कलर, कितने रंग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो रंग को जो याद करने का तरीका है वह ये है, बीबी रॉय। बीबी रॉय मान लीजिए क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑफ हम याद नहीं रखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। इसे हम नए उस पे ही लिख लेते हैं, बीबी रॉय। ऑफ आपका यहां मिसिंग है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। यहां पर इतने ही जो आपके कलर हैं वह इस्तेमाल किए जाते हैं। मात्र यदि आप बात करें तो यह 10 कलर ही कार्बन कोडेड रेजिस्टर में इस्तेमाल किया जाता है। अब बी जो है वह हर जगह क्या है, हर जगह ये बीबी रॉय का कुछ नाम होगा। तो बी जो है वह पहला कलर है जिसको कि आप बोलते हैं ब्लैक। बी जो है यह दूसरा कलर, इसे आप बोलेंगे ब्राउन। आर जो है वह आपका क्या है, रेड। ओ जो है वह आपका ऑरेंज है। वाई जो है वह आपका येलो है। जी जो है वह आपका ग्रीन है। यहां पर बी देखिए, बी से 3 कलर है, ब्लैक, ब्राउन और जो अगला है वह क्या है, ब्लू। वी से यहां पर वॉयलेट है। जी से यहां पर फिर से, जी भी 2 बार है, जी से यहां पर क्या है, ग्रे है। और व्हाइट जो लास्ट है वह क्या है, व्हाइट है। यह क्या है, व्हाइट। तो यही 10 कलर जो हैं वह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट। इन 10 कलर में यदि हम अंकों की बात करें कि कौन से कलर का अंक कौन सा आएगा,
तो यदि हम क्या करें, यदि हम अंकों की बात करें तो यहां पर हम लिखते हैं अंक। तो अंक इनका है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यदि हम क्या करें, यदि हम गुणांक की बात करें तो गुणांक भी ठीक अंक जैसा ही है, बस आपको क्या करना है 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9। तो यह क्या है, गुणांक है। इसके बाद हमने बात करी है एक और चीज की, सहनशीलता की। तो सहनशीलता में जनरली हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, मतलब जो चौथी पट्टी है, यदि आप ध्यान दें तो यह क्या होता है, यह आपकी कभी कभी नहीं भी हो सकती है। तो यह क्या बतला रही है, यह सहनशीलता बतला रही है, सहनशीलता बतला रही है। तो सहनशीलता हमारे पास क्या होता है, 3 ही होता है, या तो गोल्ड का कलर हो सकता है, या सिल्वर का, या सोने का, चांदी का, या फिर कोई कलर हो ही नहीं सकता है। तो फिर से ये, यदि आपने चार्ट कॉपी कर लिया हो, पहले 2 मिनट का समय है, इस चार्ट को कॉपी कर लें, क्योंकि यदि यह चार्ट याद नहीं होगा तो हम इसका जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यह चार्ट लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। याद करने का तरीका है रंगों का, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो बी जो आपके पहले अक्षर है वो ले रहे हैं बी, रॉय में ROY, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जी, ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, हैड वेरी गुड वाइफ में वेरी का वी, गुड का जी और वाइफ का W। यह जो अक्षर है हमें ऐसे याद करने में आसानी होती है, यह एक तरीका है जिससे कि आप याद कर सकते हैं, और यह टेबल याद करना जरूरी है। यदि यह सीक्वेंस, यह क्रम आपको रंगों का याद हो गया तो अंक और गुणांक याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अंक जो है वो क्या है, 0 से शुरू है और 9 पे खत्म है, और गुणांक भी ठीक वैसा ही 10 के पावर 0 से शुरू है और 10 के पावर 9 पर खत्म है। चौथी जो पट्टी होती है वह सहनशीलता बतलाती है। चौथी पट्टी में हम मात्र 3 रंग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। या तो गोल्ड का कलर होगा, या सिल्वर का कलर होगा, या चौथी पट्टी जो रहेगी वो नहीं रहेगी। तो सहनशीलता 3 ही होती है, 5%, 10% और 20%। तो देखिए, यदि हमने 4 पट्टियां, यहां पे हमने बोला था कि हमने यदि 4 पट्टियां बनाई तो पहली और दूसरी पट्टी जो है वह अंक देगी, तीसरी पट्टी जो है वह गुणांक देगी, और चौथी पट्टी क्या देगी, सहनशीलता देगी। तो आइए हम क्या करते हैं, हम 4 एक बना ही लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन कोटेड रेजिस्टर है जिसमें हमने 4 अलग अलग रंगों की क्या कर दी, 4 अलग अलग रंगों की पट्टी बना दी। पहली पट्टी हमने यहाँ पर ब्लू बनाई, दूसरी पट्टी हमने यहाँ पर लाल बना दी, तीसरी पट्टी हमने यहाँ पर येलो बना दिया, और चौथी पट्टी जो है वह हमने अभी छोड़ रखा है। चौथी जो पट्टी है वह हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये एक रेजिस्टर होगा जिसमें 3 पट्टियां हैं। पहली जो पट्टी है वह ध्यान दें, वह क्या है, पहली जो पट्टी है वह ब्लू है। यदि आप पहली पट्टी की बात करें तो ब्लू है, दूसरे पट्टी जो है वह लाल है, और यह दोनों क्या देंगे, अंक देंगे। और यदि आप पीछे चार्ट में चले जाएं तो ब्लू का अंक देखें क्या है, ब्लू का अंक 6 है, और लाल का अंक यदि देखें तो 2 है। मतलब हमारा जो पहला अंक होगा वह अंक क्या होगा, 6 होगा, और साथ में 2 होगा। अब गुणांक आएगा, गुणांक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक गुना लगाना पड़ेगा। और यहाँ गुणांक में तीसरी जो पट्टी है वह क्या है, येलो, मतलब पीला रंग है, और पीला रंग आपको क्या देगा, गुणांक देगा। और पीला रंग यदि गुणांक देगा तो पीले रंग के गुणांक को यहां पर देखिए, आपके पास क्या है, 10 के पावर 4 पीला रंग का क्या है, गुणांक है। तो हम वापस चले जाएंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, 10 के पावर 4। और क्योंकि चौथी पट्टी नहीं है, चौथी पट्टी में यदि आप नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, नो कलर
और यह क्या देता है, यह आपको सहनशीलता देता है। तो सहनशीलता यदि आप निकालेंगे तो सहनशीलता यहां पर क्या हो जाएगी, ±20%। मतलब अगर आप बाजार गए और आपको एक ऐसा कार्बन का रेजिस्टर मिला जिसमें 3 पट्टियां हैं, पहली ब्लू, दूसरी आपकी लाल और तीसरा आपका येलो, तो आपको पता होगा कि आप ये जो पट्टी खरीद कर, जो कार्बन रेजिस्टर खरीद कर ला रहे हैं, उसका जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध 62 × 10⁴ ±20%। मतलब हो सकता है कि इसका प्रतिरोध 20% ज्यादा से लेकर 20% कम में कहीं भी लाइक करे। तो ये आपका क्या है, यह आपका कार्बन कोडेड रेजिस्टर है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखा है, इस संयोजन पर बेस्ड हम एक प्रश्न करते हैं। यह 3 प्रतिरोध है जिनका मान 3 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 ओम है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि इनका तुल्य प्रतिरोध बतलाएं। आप इनका क्या करें, तुल्य प्रतिरोध बतलाएं। यह एक फिगर दिया हुआ है, ए से बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बतलाएं। जिनका भी उत्तर आए वह चैट के माध्यम से बतला सकते हैं। चलिए, तो ऐसा प्रश्न हमने पहले भी कर रखा है। हमें पता है कि यदि आप ए की बात करें तो यह अगर बिंदु ए है तो यह बिंदु भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है। और अगर हम इस रास्ते यहां पर पहुंच जाएं तो यह बिंदु भी क्या है, ए है। यदि हम बी की बात करें, यदि हम क्या करें, बी की बात करें, तो यह बिंदु यदि बी है तो यह बिंदु भी बी होगा। और अगर हम इस रास्ते पहुंच जाएं तो हमारे पास यह बिंदु भी बी ही होगा। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास एक ए है और दूसरी जो बिंदु है वह क्या है, वह बिंदु बी है। और अब प्रतिरोधों की बात करें तो प्रतिरोध देखिए, ए से बी के बीच में पहला 3 ओम का प्रतिरोध है, तो हमने यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। बी से ए के बीच में वापस एक 3 ओम का प्रतिरोध है और ए से बी के बीच में वापस एक 3 ओम का प्रतिरोध है। मतलब यदि हम इस फिगर को अलग से तरीके से बनाए तो यह क्या होगा, 3 प्रतिरोध जो है वह समांतर क्रम में आएंगे। और यहां पर यदि आपको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बतलाना है तो 1/r = 1/3 + 1/3 + 1/3, मतलब 1/r, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, तो यह 1 + 1 + 1, तो 1/r का जो मान है वह 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। 1/r का मान 1 है तो जो तुल्य प्रतिरोध है वह भी क्या आएगा, 1 ओम ही आएगा। ऐसे प्रश्न पहले भी हमने संधारित्र में कर रखे हैं। संधारित्र में भी हमने तुल्य धारिता निकालनी चाहिए थी, तो हमने ऐसे ही प्रश्न वहां पर भी किए थे। चलिए, तो हम आगे अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जिसका नाम है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल, तो देखिए वैद्युत सेल की जैसे ही आप बात करेंगे तो वैद्युत सेल क्या है, कोई युक्ति है। वैद्युत सेल आपकी एक डिवाइस है। कभी भी आप कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, आपने प्रतिरोध, संधारित्र, ऐसी चीजें जोड़ करके क्या बनाना चाहा, कोई एक चीज बनाना चाहा, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। उसमें तार वार जोड़ के आपने उससे कुछ काम कराना चाहा। तो कभी भी किसी वैद्युत परिपथ में हमें क्या करना होता है, हमें विभवांतर को क्या करना होता है, विभवांतर को समान रखना होता है। यदि हम 2 बिंदुओं की बात करें तो उनके बीच के विभवांतर जो है वह बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने प्रतिरोध लगाया है तो प्रतिरोध कुछ कार्य कर रहा है। प्रतिरोध क्या कर रहा है, कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि जो कि ऊष्म ऊर्जा के रूप में क्या होती है, ऊष्म ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। तो यदि प्रतिरोध जो है वह कार्य कर ले रहा है तो वहां पर विभवांतर जो है वह विभवांतर समान नहीं रह पाएगा, विभवांतर जो है वह बदलेगा। क्योंकि यदि आपको पता है विभवांतर का पहले भी हमने सूत्र पर रखा है कि विभवांतर जो है वह कार्य बटे आवेश है। तो यदि कार्य किया जा रहा है, मतलब कार्य का जो मान है वह बदल रहा है, तो विभवांतर का
मान भी क्या होगा, बदलेगा। लेकिन हम कभी कभी ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो वैद्युत परिपथ है उस वैद्युत परिपथ में विभवांतर का मान नहीं बदले। तो यदि हमें विभवांतर का मान नहीं बदलना है तो हमें क्या करना है, हमें बस वही करना है कि एक एक्सटर्नल कोई सोर्स लगा देना है जिसे कि हम वैद्युत सेल बोल रहे हैं, जो कि हमेशा ही वैद्युत परिपथ में विभवांतर के मान को समान रहने दे। तो वैद्युत सेल क्या है, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को समान बनाए रखता है। ठीक है, फिर से सुनेंगे, वैद्युत सेल क्या है, वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को समान बनाए रखता है। ठीक है, तो वैद्युत सेल जो है वह वैद्युत सेल, जब हम बेसिक वैद्युत सेल बनाते हैं तो उसकी जो रचना है उस रचना में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक क्या होता है, बर्तन होता है जिसमें हम कोई द्रव भर देते हैं। यह कोई एक बर्तन है जिसमें हमने क्या कर दिया, हमने कोई द्रव भर लिया और इस द्रव को आप वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस द्रव्य को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में हम किसी भी धातु के दो छड़ डाल देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने किसी भी धातु के दो छड़ डाल दिए जिन्हें हमने क्या बोला, जिन्हें हमने इलेक्ट्रोड बोला। इन्हें हिंदी में भी इलेक्ट्रोड ही बोला जाता है। ठीक है, तो हमने वैद्युत सेल बनाने के लिए एक बर्तन में एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वैद्युत अपघट्य लिया और उसमें दो इलेक्ट्रोड बना दिए गए। अब इन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इन इलेक्ट्रोड में एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक नेगेटिवली चार्ज, एक धन आवेशित होता है और एक ऋण आवेशित होता है। जो धन आवेशित प्लेट आपका होता है वह एनोड या धनाग्र कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, एनोड या धनाग्र। इसका नाम क्या है, धनाग्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि एनोड जो है वह अनायन से मिलता जुलता है। केमिस्ट्री में आपने अनायन पढ़ा होगा। अनायन क्या होता है, अनायन कोई एक ऐसी चीज होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, जो ऋणात्मक होता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रोड की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, धनाग्र, एनोड कहलाता है। ठीक है, और जो दूसरा आपका प्लेट होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड या ऋणाग्र। ये जो दूसरा प्लेट है नेगेटिव वाला, इसे आप क्या बोलेंगे, कैथोड, या फिर इसी को आप क्या बोलेंगे, ऋणाग्र। तो हमने यदि वैद्युत सेल बनाना है तो वैद्युत सेल में क्या होगा, वैद्युत सेल में आपके पास एक बर्तन लिया जाएगा जिसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे और दो छड़ रखेंगे। इन दोनों छड़ों से क्या होगा, आपके पास एक पॉजिटिव, इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, जिसमें से कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा जिसको आप एनोड या धनाग्र कहेंगे और दूसरे को आप कैथोड या ऋणाग्र कहेंगे। तो ये हमारा जो है संरचना है किसकी, वैद्युत सेल की। अब बात करते हैं कि वैद्युत सेल आखिर करता क्या है। तो वैद्युत सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वैद्युत सेल क्या कर रहा है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि यह रासायनिक ऊर्जा, यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। में बदलता है। ये क्या कर रहा है, तो यह आपके रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल है वह सेल दो प्रकार का होता है। पहला आपका प्राइमरी सेल जिसको आप प्राथमिक सेल बोलते हैं और दूसरा हमारा सेकेंडरी सेल जिसे आप द्वितीयक सेल बोलते हैं। ठीक है, इस
इसमें बेसिक यह है कि यदि आप प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल घरों में देखा जाता है कि आप घड़ी में जब बैटरी लगाते हैं तो वह बैटरी कुछ दिनों तक चलती है और उसके बाद वह खत्म हो जाती है, तो हम उस बैटरी को निकाल कर फेंक देते हैं और दूसरी बैटरी लगाते हैं। तो जो दूसरी बैटरी होती है वह क्या होती है, वह अब मतलब पहली बैटरी आपको बदलनी पड़ गई, इसलिए बदलनी पड़ गई क्योंकि वह क्या है, प्राइमरी सेल है या प्राथमिक सेल है। यदि हम क्या बात करें द्वितीयक सेल की या फिर सेकेंडरी सेल की बात करें तो सेकेंडरी सेल जो है वह सेकेंडरी सेल क्या करेगा, अपने आप को वापस चार्ज कर सकता है। तो ऐसी भी बैटरियां आती हैं जिसको आप इस्तेमाल करें और वापस आप उन्हें क्या करें, उन्हें चार्ज कर लें। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल में जो हमारी बैटरी है वह क्या होती है, वह एक बार खत्म हो जाती है, वापस से फिर हम उसे वैद्युत ऊर्जा से क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो सेल जो है वह दो ही प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी जिसको कि आप प्राथमिक बोलते हैं, जिनका हम नॉर्मल मतलब समझना चाहें तो प्राथमिक सेल वह सेल है जो कि वापस चार्ज नहीं किए जा सकते हैं, जबकि आपके द्वितीयक सेल वह सेल हैं जिनको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अगर यह क्या कर रही है, यह जो वैद्युत सेल है वह आपका क्या कर रही है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है, तो यहां पर यदि आप एक क्या बना दें, यह एक यदि पूर्ण परिपथ बना दें, वैद्युत परिपथ बना दें, तो इस सेल को हम वैद्युत परिपथ में कैसे दर्शाते हैं, इस या पहले वैद्युत परिपथ बनाने से पहले हम यही समझ लेते हैं कि यहां से क्या होता है, यहां से हमारे पास यदि आप इस सर्किट को कंप्लीट कर दें तो यहां से कुछ ऐसा करंट धारा जो है वह धारा क्या होने लगती है, वह धारा बहने लगती है। ठीक है, तो यदि आप इसका सिंबल, अब इतना बड़ा फोटो तो बार बार हम बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सिंबल बनाएंगे और यदि हम इसके सिंबल की बात करें, यदि हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, जहां यह जो है यह क्या बना रही है, यह विभवांतर या वैद्युत वाहक बल जो आप ई दर्शाते हैं और यह आंतरिक प्रतिरोध है। अब यह आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध यह होता है कि यदि आप किसी भी सेल की बात करेंगे तो सेल में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो भी आवेश का इधर उधर होना होता है, आवेशों को इधर उधर बहना होता है, उसके कारण विद्युत धारा आती है, उन आवेशों के बहाव को जो हमारा क्या है, रासायनिक अपघट्य है, इलेक्ट्रोड है, वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उनके मूवमेंट को यह रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण एक आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर होती है। क्या होती है, एक आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर होती है। क्यों, क्योंकि सेल में जो हमने रासायनिक अपघट्य इस्तेमाल किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है, वह इलेक्ट्रोलाइट आवेशों के संचरण में बाधा डालती है, जिस कारण से हमारे पास सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया कि जो यह सेल है उसमें हमें एक वैद्युत वाहक बल और एक आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध जो है वह इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जो प्रतिरोध लगाया गया है वह आंतरिक प्रतिरोध है। तो यह आंतरिक प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध जो है वह इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर, इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर। दूसरा, यह किस चीज पर निर्भर करेगा, तो जो इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल डूबे हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट में, अपघट्य में, जो इलेक्ट्रोड के डूबे हुए क्षेत्रफल पर, किसमें डूबे हुए, डूबे हुए क्षेत्रफल पर, किसमें डूबे हुए, तो इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए, जितना यह इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है इस क्षेत्रफल पर भी क्या करेगा, यह आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करेगा। और यदि और बात करें तो आपकी वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, मतलब नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर भी निर्भर करेगा,
नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास जो वैद्युत सेल है, वैद्युत सेल में एक वैद्युत अपघट्य होगा और 2 इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य की बात करें तो जनरली ऐसा देखा गया है कि वैद्युत अपघट्य जिसका सॉल्यूशन होता है उसी धातु का इलेक्ट्रोड हम जनरली रखना पसंद करते हैं। वैद्युत सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। वैद्युत सेल की यदि हम बात करें तो वैद्युत सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। जो आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण आता है, तो वह आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कारण आता है, क्योंकि वह आवेशों के संचरण के बीच बाधा डालता है। ठीक है, यदि आप बात करें कि यह जो आंतरिक प्रतिरोध है वह किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो यह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोड जितना अपघट्य में डूबा हुआ है उस क्षेत्रफल पर, एवं अपघट्य का क्या प्रकृति है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इस पर निर्भर करता है। तो यदि हम एक पूरा का पूरा वैद्युत सेल एक वैद्युत परिपथ में लगाएं तो आइए हम देखते हैं कि उस वैद्युत परिपथ में बाकी भौतिक राशियां जो कि इससे एसोसिएटेड होंगी, जो कि इसमें इस्तेमाल की जाएंगी, उनका मान क्या होगा। तो वैद्युत सेल के लिए हमारे पास एक ही बेसिक सा फॉर्मूला है। देखिए, हमने यहाँ पर एक वैद्युत सेल लगाया जिसकी वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक कैपिटल R लगा दिया। इस पूरे परिपथ में हम मानते हैं कि धारा जो है वह I बह रही है, एक ही धारा बहेगी। तो चूंकि कैपिटल R और स्मॉल r में एक ही धारा बह रही है, तो यह दोनों जो है वह श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा कि जो E है, जो वैद्युत वाहक बल है, वो I गुने R प्लस R होगा। यह एकमात्र सूत्र है जो आपको वैद्युत सेल में याद होने की जरूरत है। यदि आपको यह एक सूत्र याद हो गया, यदि आपको वैद्युत सेल में यह एक सूत्र याद हो गया, तो आप बाकी कोई सा भी सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें है क्या, इसमें 4 भौतिक राशियों की बात की गई है। पहला जो है वो ई से दर्शाया गया है वैद्युत वाहक बल को। दूसरा जो है वह है आई से दर्शाया गया है वैद्युत धारा को। आर जो है वह आर प्रतिरोध है, आप इसे बाहरी प्रतिरोध कह सकते हैं। और तीसरी जो चौथी चीज है वह है स्मॉल आर से दर्शाया गया है आंतरिक प्रतिरोध को। तो यह 4 चीजें सूत्र में है। यदि इन 4 चीजों में से कुछ भी निकालना हो और बाकी 3 दिए हुए हों, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, यदि हमें यह सूत्र याद है। तो देखिए, यदि आपको यहां से आई निकालना है तो आप आई का एक नया सूत्र बना सकते हैं, E बाई आर प्लस आर। आप बोले कि हमें कैपिटल आर निकालना है, तो कैपिटल आर निकालने के लिए देखिए, आप इस सूत्र को ऐसा लिख सकते हैं कि आई आर प्लस आई आर। तो कैपिटल आई आर की अगर हम बात करें तो यह ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर होगा, और कैपिटल आर की यदि आप बात करें तो ई माइनस आई आर बाई आई। ठीक है, यहीं पे आप बोले कि नहीं, हमें स्मॉल आर का मान निकालना है जो आंतरिक प्रतिरोध है, तो फिर से यही सूत्र लिखते हैं, ई बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। तो ई माइनस आई आर बाई आई, अच्छा आंतरिक निकालना है तो आई कैपिटल आर बाई आई इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहां पे आप देखिए कि हमारे पास 4 क्या थे, 4 राशियां थी, ई आई बड़ा आर और छोटा आर, और हमने यहां पर क्या कर लिया, हमने यहां पर 4 सूत्र निर्धारित कर लिया। तो यह चारों चीजें आपको क्या किए जा सकते हैं, प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रश्न में यह 4 चीज निकलवाए जा सकते हैं। तो आप इन सूत्रों को आंतरिक प्रतिरोध हेडिंग डाल करके कॉपी कर सकते हैं। इन्हें जब हम कॉपी कर लेंगे तो हम आगे इन पर कुछ प्रश्न करेंगे।
2 मिनट का समय है आपके पास, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का जो पोर्शन है वह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि अधिकतर वर्षों में एक प्रश्न जो है हमारा वह आंतरिक प्रतिरोध में जरूर आता है। या तो वो सीबीएसई बोर्ड की बात करें, मतलब या तो हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, जो भी आपके उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम के हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करें, या फिर हम नीट और आईआईटी की बात करें, तो ऐसा देखा गया है कि यह जो वैद्युत सेल का पोर्शन है और आंतरिक प्रतिरोध का पोर्शन है, और प्रतिरोध में हमने थोड़ा बहुत जो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन किया है, उनसे एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यह जो टॉपिक है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह 4 सूत्र आपने कॉपी कर लिए होंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने बात किसकी करी? हमने बात करी इलेक्ट्रिकल सेल की। तो सेल मतलब नॉर्मली आप समझिए बैटरी। आपने घर में बैटरी देख रखी होगी, जैसे इन्वर्टर में आपकी क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। तो जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास जितने एक बैटरी अवेलेबल हो उसी से हमारा काम चल जाए। जैसे कि आपने देखा कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास यदि एक प्रतिरोध है तो उसी से काम चल जाए। हम प्रतिरोधों का क्या कर सकते हैं? संयोजन कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। क्यों करते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन? ताकि हमें अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से कोई क्या मिल जाए? हमारे हिसाब से कोई आपको प्रतिरोध मिल जाए। वैसे ही आप वैद्युत सेल का भी क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन कर सकते हैं। आपके पास जो वैद्युत सेल है, उस वैद्युत सेल का भी आप क्या कर सकते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन कर सकते हैं। चूंकि हमें यदि कोई अलग सा क्या चाहिए हो, हमारे पास 2 सेल है, मान लीजिए एक का वैद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट और दूसरे का भी वैद्युत वाहक बल है 5 वोल्ट, लेकिन हमें चाहिए 10 वोल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन 2 सेलों को जोड़ना पड़ेगा, इन 2 सेलों का संयोजन करना पड़ेगा। तो सेलों का भी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो है वह क्या है? पॉसिबल है, वह मुमकिन है। और यह टॉपिक हमें आगे पढ़ता है। उससे पहले हम एक इस पे प्रश्न करते हैं, लिखिएगा। किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहाने पर 5 मिनट तक बहाने पर सेल द्वारा 1200 जूल का कार्य किया जाता है। सेल द्वारा 1200 जूल का कार्य किया जाता है। सेल द्वारा 1200 जूल का कार्य किया जाता है। सेल की वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें। सेल की वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें। सेल की वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें। 2 मिनट का समय है आपके पास। यदि 2 मिनट में आपका उत्तर आ जाता है तो आप चैट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए, तो बेसिक बड़े आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है आपके पास कि कार्य जो किया जा रहा है वह 1200 जूल का किया जा रहा है। और कार्य यह 1200 जूल का क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप 2 एम्पियर की धारा बहा रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो आई आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर और समय दिया हुआ है आपको 5 मिनट। यदि आप 5 मिनट को सेकंड में बदलें तो 5 गुने 60 सेकंड, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं? 300 सेकंड बोलते हैं। तो जो आपका वैद्युत वाहक बल है, आपको पता है वैद्युत वाहक बल V बराबर क्या होगा? V बराबर W/Q होगा। और W यहां पर आपको 1200 जूल दिया हुआ है, और इसकी बात करें तो I गुने T।
तो यह 2 बार में चला गया, तो उत्तर जो है वह क्या आया, 2 वोल्ट आया। तो आपको वैद्युत वाहक बल का जो सूत्र होता है वह वही होता है जो आपका क्या होता है, विभवांतर का होता है, W/Q। कार्य हमें दिया हुआ था, Q निकालने के लिए हमने सूत्र IT का इस्तेमाल कर लिया और हमारे पास Q निकल गया। तो बिल्कुल एक बेसिक सा प्रश्न था। आइए हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखिए, एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, जिसका वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 एम्पियर है, 0.1 ओम है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, 3.9 ओम के एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ी गई है। 3.9 ओम के एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ी गई है। 3.9 ओम के एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ी गई है। सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां जो विभवांतर बोला गया है वह टर्मिनल विभवांतर बोला गया है, और यदि आप टर्मिनल विभवांतर की बात करेंगे तो टर्मिनल विभवांतर जो है वह I गुने बाहरी प्रतिरोध होता है। जो टर्मिनल विभवांतर होता है वह क्या होता है, I गुने बाहरी प्रतिरोध। 2 मिनट का समय है आपके पास। यदि आपका उत्तर आ जाए तो आप चैट के माध्यम से बतलाएं। चलिए, तो यदि हम देखें, हमें टर्मिनल विभवांतर की बात की गई है, तो टर्मिनल विभवांतर का सूत्र जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि V बराबर IR जो है वह टर्मिनल विभवांतर का सूत्र है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर I नहीं है, तो I निकालने के लिए आप क्या करेंगे, E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप यह लगा सकते हैं E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यह सूत्र हमने पहले ही कर रखा है आगे, यदि आप देखना चाहें तो देखिए, यह I का सूत्र E बटे कैपिटल R गुने स्मॉल कैपिटल R प्लस स्मॉल r हमने इस्तेमाल कर लिया। वैद्युत वाहक बल का मान हमें यहाँ पर दिया गया है। वैद्युत वाहक बल का मान दिया गया है 2 वोल्ट, और बाहरी प्रतिरोध 3.9 ओम है प्लस आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो यह 2/4 मतलब 0.5 एम्पियर होगा। तो यदि आप यहाँ V निकालना चाहें तो यह 0.5 गुने बाहरी जो प्रतिरोध है वह 3.9 होगा, और आप 3.9 गुने 0.5 करेंगे तो यह मेरे ख्याल से आपका 1.95 वोल्ट आएगा। तो यह कितना आ गया, 1.95 वोल्ट। यदि हम यहाँ फिगर में देखना चाहें तो हमारे पास एक यह वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R का एक वैद्युत सेल होगा, जिसको हमने एक बाहरी प्रतिरोध से क्या किया, जोड़ा। इसका जो EMF E है वह आपको 2 वोल्ट दिया गया है, वह आपको 0.1 ओम दिया गया है, और यह आपको 3.9 ओम। यदि हम V की बात करें तो V जो है वह इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या है, विभवांतर है, जिसे आप क्या बोल रहे हैं, जिसे आप टर्मिनल विभवांतर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो आपका विभवांतर है वह 1.95 वोल्ट है। तो इस प्रश्न को कॉपी कर लें। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। लिखिए, किसी बैटरी की वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है।
किसी बैटरी की वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। किसी बैटरी की वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, यदि बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बतलाएं। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बतलाएं। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बतलाएं। 2 मिनट का समय है आपके पास, आप इस प्रश्न का हल करके चैट सेक्शन में उत्तर बतला सकते हैं। तो देखिए, धारा का सूत्र बोला, धारा निकालने को बोला गया है, तो धारा का सूत्र तो हमें पता है, अभी अभी हमने इस्तेमाल किया था, I बराबर E बटे R प्लस R। लेकिन यहां पर बात कर दी गई है अधिकतम धारा की, और अधिकतम धारा जो होगा वह तब होगा जब जो आपका बाहरी प्रतिरोध है वह 0 के बराबर हो जाए। तो यदि आप बाहरी प्रतिरोध को यहाँ 0 के बराबर मान लेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे स्मॉल r, E बटे आंतरिक प्रतिरोध। और यही जो I है यह मैक्सिमम, यह अधिकतम धारा जो है वह बतलाया जाएगा। E का मान सवाल में प्रश्न में दिया हुआ है 12 वोल्ट और R का मान भी दिया गया है 0.4। तो यदि हम 0.4 का एक शून्य ऊपर रखें तो यह 4 से 30 बार में जाएगा, तो यह 30 एम्पियर हो जाएगा। मतलब अधिकतम धारा की यदि आप बात करें तो अधिकतम धारा जाने के लिए बाहरी प्रतिरोध जो है उसको लगभग, हालांकि शून्य तो हम बाहरी प्रतिरोध बना नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि यदि धारा अधिकतम चाहिए तो प्रतिरोध जो है वह कम से कम लगाया जाए। यदि प्रतिरोध कम से कम लगाया जाएगा तो धारा की जो मात्रा है वह धारा की मात्रा क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो चलिए, यदि आपने यह प्रश्न कर लिया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था यह, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, तो हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जिसको लिखेंगे आप 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी, 10 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यहां पर आपको प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिक, अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको एक बेसिक सा जो सूत्र है वह बेसिक सा सूत्र याद रखना है कि E बराबर I गुने कैपिटल R प्लस I गुने स्मॉल r। यहाँ क्योंकि हमें बाहरी प्रतिरोध R बतलाना है तो आप E माइनस आई आर बराबर I गुने कैपिटल R लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल R बराबर E माइनस आई आर बाई I। तो R, E का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है। E का मान कितना दिया हुआ है हमें, E का मान हमें प्रश्न में दिया गया है 10 वोल्ट। तो हम यहां 10 लिखेंगे माइनस प्रतिरोध 0.5 गुने 3 बटे I जो है वह 0.5,
क्योंकि धारा जो है वह 0.5 दी गई है और यहाँ पर आपका क्या है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वह 3 दिया गया है। तो यह जो होगा यह 8.5 होगा। 10 में से 1.5, यदि आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यह 10 में से 1.5 चला जाएगा बटे 0.5। तो यह 8.5 बटे 0.5 होगा, जिसका मान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो जो बाहरी प्रतिरोध है वह बाहरी प्रतिरोध कितने के बराबर है, वह 17 ओम के बराबर है। जो बाहरी प्रतिरोध है वह 17 ओम के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि आपको डायरेक्ट सूत्र नहीं भी याद है, मान लीजिए आपको यहाँ बाहरी प्रतिरोध का सूत्र नहीं याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे ही क्या करेंगे, आप एक ही सूत्र याद रखेंगे, E बराबर I गुने कैपिटल R प्लस I गुने स्मॉल r, जहां I जो है वह धारा है, R जो है कैपिटल R जो है वह बाहरी प्रतिरोध है और स्मॉल r जो है वह क्या है, वह आपका आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसी जो हमने 4 सूत्र पढ़ रखा है पीछे, आप यदि देखना चाहें तो यह जो हमने 4 सूत्र पीछे पढ़ रखा है, इन्हीं 1, 2, 3 और 4, बेसिकली इसे हम क्या करें, इसे हम 1 नंबर बोल लेते हैं और इसे हम 2, 3, 4 बोल लेते हैं। तो यदि आपको 4 में से मात्र एक सूत्र भी याद है या पहला वाला सूत्र भी आपको याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग से सूत्र याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आज के क्लास में हमने वैद्युत सेल के बारे में पढ़ा, वैद्युत सेल की संरचना देखी, देखा कि उसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वैद्युत सेल की आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ी और ईएमएफ जो वैद्युत वाहक बल है, धारा, आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध के बीच में संबंध निकाले और जिस पर हमने प्रश्न भी किए। आगे की क्लास में हम वैद्युत सेल के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं।